हेलो लर्नर्स, आज हम करने वाले हैं कवर सेवन्थ क्लास की हिस्ट्री का 10th चैप्टर 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने इस चैप्टर को शुरू कर दिया था और हम यहाँ तक आ गए थे कि मुग़ल शासन का किस तरह से पतन हुआ। अब हम देखेंगे कि नए राज्यों का उदय कैसे हुआ। तो सबसे पहले आप एक चित्र देख लीजिए, पेज नंबर 142 आपकी एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। आपको हर लाइन का मतलब समझाया जाएगा। यहाँ देखिए, एक अभिजात के दरबार में स्वागत करते हुए फर्रुखसियर। ये देखिए, तो पढ़ते हैं आगे। नए राज्यों का उदय। मुगल राज्यों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति प्रबल बना ली, यानी वो और मजबूत होने लगे। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया, क्योंकि उनके सूबेदार ज़्यादा मजबूत होने लगे थे। हमने पहले पार्ट में देखा कि कैसे वो राजस्व का एक बड़ा हिस्सा केंद्र तक जाता ही नहीं था, यानी मुगल साम्राज्य तक जाता ही नहीं था। तो मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को तीन परस्पर व्यापी समूहों में बांटा जा सकता है। एक तो है अवध, बंगाल और हैदराबाद जैसे वे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे। हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े थे। ऐसे राज्य जो मुगलों और दूसरे जो थे वो ऐसे राज्य थे जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे। इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। तीसरी जो श्रेणी है वो है मराठों, सिखों तथा जाटों के राज्य। ये विभिन्न आकार के थे। इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन कर ली थी। ठीक है, तो हमने पहले देखा कि ये जो पहले मुगल में ही थे, दूसरे जो हैं वो काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे, और तीसरों ने तो जो जाट, सिख और मराठे हैं, इन्होंने अपनी जो मुगलों से स्वतंत्रता है वो उनसे लड़ झगड़ कर भी ले ली थी। आगे देखते हैं पुराने मुगल प्रांत। तो पुराने मुगल प्रांत जो थे उनमें जैसा कि इन्होंने बताया कि हैदराबाद, अवध और बंगाल ये सब थे। इनके बारे में पढ़ते हैं। पुराने मुगल प्रांत में जिन उत्तराधिकारी राज्यों का प्रादुर्भाव हुआ उनमें से तीन राज्य प्रमुख थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद। यहाँ देखिए, ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन तीनों राज्यों के संस्थापक सआदत खान जो अवध में थे, मुर्शिद कुली खान बंगाल में थे और आसफ जाह जो हैदराबाद थे, ऐसे व्यक्ति थे। इनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। मुगल बादशाहों को उन पर भरोसा विश्वास था। आसफ जहाँ और मुर्शिद कुली खान दोनों को 7-7 हज़ार जात का भी दर्जा मिला हुआ था, जबकि सादत खान की जात का दर्जा 6 हज़ार था। तो ये एक जो जात सवारी जो मनसबदारी व्यवस्था थी, इसके अंतर्गत इनको इनका जो एक पद था वो दिया गया था। ठीक है, फिर है हैदराबाद। हैदराबाद की बात करें अगर, तो निज़ामुल मुल्क आशफ जाह, इन्होंने 1724 से 1748 तक है इनका, जिसने हैदराबाद की राज्य की स्थापना करी थी इन्होंने। और मुगल बादशाह फ़र्रुखसियार के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। पेज नंबर 143 में आ जाइए। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया। 1720-22 के मध्य ही दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसिफ जहाँ के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई और उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन बैठा। आसिफ जहाँ अपने लिए कुशल सैनिकों और प्रशासकों को उत्तरी भारत से हिलाया था और वे दक्षिण में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे। उसने मनसबदार नियुक्त किए और उन्हें जागीरें प्रदान करी। हालांकि अभी भी मुगल सम्राट का सेवक था, फिर भी काफ़ी आज़ादी से शासन चलाता था। ना तो वह दिल्ली से कोई निर्देश लेता, ना दिल्ली उसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप करती। मुगल बादशाह तो केवल निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों की पुष्टि करते थे। हैदराबाद राज्य जो था वो पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने में सदा ही संलग्न रहता था। ठीक है, पूर्व दिशा में निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्रोत्पादक धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था, पर उसकी इस महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लग गई। तो जो कोरोमंडल जो एरिया था वहाँ बहुत ही वस्त्र उत्पादन होता था, जिस पर वो नियंत्रण करना चाहता था, लेकिन अब अंग्रेज़ आ चुके थे। ठीक है, तो उनके वजह से वो उस पर अपना अधिकार नहीं जमा पाया। और देखते हैं कि हैदराबाद के निज़ाम के निजी सैनिकों का एक वर्णन है 1790 में ही दिया गया है। निज़ाम के पास 400 हाथियों की सवारी है। उसके आसपास कई हज़ार घुड़सवार रहते थे। इतने इन अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारों का सांकेतिक वेतन 100 रुपये से ज़्यादा है। तो उस वक्त 100 रुपये बहुत ज़्यादा रकम होती थी। तो ये इसकी फ़ौज का एक वर्णन है। अब हम पढ़ते हैं अवध के बारे में। बुरहान उल मुल्क सआदत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर
जो राज्य बने उनमें वह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था। अवध जो है उसे आप आज के उत्तर प्रदेश में लोकेट कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अवध कहाँ लोकेटेड है। ठीक है? तो ये गंगा नदी का जो उपजाऊ मैदान है इधर फैला हुआ था और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी में से होकर गुजरता था। फिर देखते हैं कि बुरहान उल मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली। सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र वह कर्ता धर्ता बन गया। कौन? बुरहान उल मुल्क। ठीक है। बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिशों के चलते मुगलों द्वारा जो नियुक्त अधिकारी थे यानी जागीरदार थे, इनकी संख्या में इन्होंने कटौती कर दी। उसने जागीर के आकार में भी कटौती की और रिक्त स्थान पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया। धोखाधड़ी रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों लेखों की जांच की गई और नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण किया गया। यानी जो टैक्स है, जो जनता टैक्स देती है उस एरिया की या लगान देती है, उसका फिर से निर्धारण किया गया और उनकी जांच की गई। जो पहले मुगलों द्वारा नियुक्त जो जागीरदार थे उनके कर्मों की। उसके अनेक राजपूत जमींदारियों और रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमियों को अपने राज्य में उन्होंने मिला लिया और राज्य जो है वो ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकार, महाजनों पर निर्भर रहता था। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था। इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे। स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके की इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। दूसरी ओर इजारेदार को कर का मूल्यांकन करने, उसे एकत्र करने की खासी छूट दी गई। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकारों और महाजनों जैसे कई नए सामाजिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली के संबंध को प्रभावित करने लगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो देखिए, ये बुरहान मुल्क का ये जो चित्र है, इसे आप देख सकते हैं अपनी बुक में। तो देखिए, किसी भी राज्य को स्वतंत्र होने के लिए जो सबसे पहली चीज़ चाहिए वो है धन। तो धन कहाँ से आता है? तो राज्य के धन का जो एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होता है वो है टैक्स या राजस्व या कर जिसे हम कहते हैं। तो इसने उस टैक्स कलेक्शन में के जो सिस्टम थे उसमें बहुत परिवर्तन किया और जो मुगलों द्वारा नियुक्त जो जागीरदार थे उनकी छटनी कर दी, यानी उन्हें हटा के अपने जो स्वामी भक्त सेवक थे उन्हें भरा। तो इस तरह से परिवर्तन करके इन्होंने जो टैक्स कलेक्शन था, जो राजस्व का जो ग्रहण अधिग्रहण था, उसको इन्होंने दुरुस्त किया अपने हक में ताकि ये मुगलों से थोड़े ज़्यादा स्वतंत्र हो पाएँ। अब है बंगाल। आइए देखते हैं बंगाल में क्या हुआ। बंगाल में जैसा कि इन्होंने बताया कि मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। यानी नियंत्रण कहने को तो था, केंद्र में मुगल सत्ता सबसे महत्वपूर्ण थी, लेकिन काफ़ी हद तक जो यहाँ के शासक थे वो इतने कुशल थे कि उन्हें अपने ऊपर किसी मुगल सत्ता का आभास ही नहीं होता था। तो मुर्शिद कुली खान बंगाल के नायब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्त थे। यद्यपि मुर्शिद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना। उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता लेकिन उसने अपने हाथ में ले ली। हैदराबाद और अवध शासकों की तरह उसने उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया। जैसा कि मैं ऊपर कह रही थी कि जो राजस्व है, राजस्व का जो एक सिस्टम है, उसने उस पर अपना नियंत्रण किया क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपको शक्तिशाली होना है तो सबसे पहले आपको धन की आवश्यकता है। तो धन कहाँ से आता है किसी भी राज्य के पास? जो जनता कर देती है, वो एक बहुत बड़ा स्रोत होता है धन का। ठीक है? तो उसने भी इस राजस्व प्रणाली को दुरुस्त किया और उस पर अपना नियंत्रण जमाया। बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर क्या किया? पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। यानी जो मुगलों द्वारा जो सिस्टम था, जो एक संगठन बनाया गया था, उसके तहत नहीं बल्कि एक अलग से फिर उसने राजस्व को इकट्ठा करने के लिए एक नई नीतियाँ बनाई। सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नकद वसूल किया जाता था। ठीक है? परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदारों को महाजनों और साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते उन्हें मजबूरन अपनी ज़मीनें बड़े ज़मींदारों को बेचनी पड़ती थी क्योंकि बहुत सख्ती हो गई थी को राजस्व वसूल करने में। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफ़ी बदलाव आया। राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वो अलीवर्दी खान के शासनकाल यानी 1740 से जो 1756 तक अलीवर्दी खान का जो शासनकाल था, इसमें भी बंगाल में स्पष्ट दिखाई देता है। उसके शासनकाल में जगत सेठ का साहूकारा घराना अत्यंत समृद्धशाली हो गया। आगे देखते हैं। यह है अलीवर्दी खान का दरबार, जैसा कि आप चित्र 4 में देख सकते हैं यहाँ पर। ये
तो इस तरह से ये चित्रकला है उस समय की। आगे बढ़ते हैं। यदि हम इन राज्यों के अभिलक्षणों पर विहंगम दृष्टि डालें तो हमें उनमें से कुछ सामान्य विशेषताएं देखने को मिलेंगी। तो इन सब में क्या सामान्य विशेषताएं थी? प्रथम, यद्यपि बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे, ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे। यानी उन्हें डाउट था, उन्हें शक था उन प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जो उन्हें उत्तराधिकार में मिले थे। विशेषतः वे जागीरदारी व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखा करते थे। दूसरा, उनके कर प्राप्त करने के तरीके जो थे वो मुगलों से भिन्न थे, क्योंकि उन्हें मुगलों से आज़ादी चाहिए थी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मुगलों से उनके तरीके अलग होंगे। कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न रहकर तीनों राज्यों ने जो हैं हैदराबाद, अवध, बंगाल, इन्होंने राजस्व वसूली के लिए इजारेदारों के साथ ठेके कर लिए। इजारेदारी की प्रथा जो मुगलों द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई, 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई थी। तथापि यानी फिर भी देहात देहात यानी गांव के उसके प्रभाव में क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी। इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा सामान्य लक्षण था, उनमें राज्य और धनी महाजनों तथा वणिक जनों यानी व्यापारी जनों के बीच संबंध उभरने लगे। ये साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारेदारों को पैसा उधार देते थे, बदले में प्रतिभूति, जमानत या बंधक के रूप में उनकी जमीन रख लेते थे और उनकी जोतों से कुछ खुद के कारिंदों के जरिए कर वसूल किया करते थे। इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ्य साहूकारों और महाजनों की इस नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ रही थी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इन तीन जो हैदराबाद, बंगाल और अवध की बात जहाँ तक की जाए तो इन्होंने अपना जो राजस्व जो कलेक्शन था, जो टैक्स कलेक्शन था, क्योंकि इससे उन्हें पैसा मिलता है और पैसे से मिलती है ताकत, जिससे वो मुगल साम्राज्य से थोड़ा सा और अधिक स्वतंत्र हो सकते थे। तो इन्होंने इस नीति पर ये चले। अब हम देखते हैं कई राजपूत शासकों ने मुगल का अधिराज्यत्व स्वीकार किया, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी। राणा प्रताप का नाम आपने सुना होगा। 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर ये आसीन हुए थे, यानी बैठे थे। राणा के पास मुगल अधिराज्यत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन अपने निर्णय पर वो दृढ़ रहे। उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। आगे बढ़ते हैं। राजपूतों की वतन जागीरी, ये क्या होता है आइए देखते हैं। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने, मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे। हम देखते हैं अंबर और जोधपुर, ठीक है, ये सेवारत थे, बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। ठीक हो गया। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटी राजनीति में अपने पांव फंसा लिए। तो ये राजा थे, इन्हें काफ़ी हद तक स्वायत्तता दी गई थी अपने शासन में, लेकिन उन्हें मुगलों की जो थी अधीनता स्वीकार करनी थी। यानी उन्हें ये स्वीकार करना था कि हाँ जी, हमारे ऊपर मुगल बैठे हुए हैं और केंद्रीय शासन जो है वो मुगलों का ही रहेगा और हम उनके नीचे रहेंगे। लेकिन इनकी भी इच्छाएं थी कि आसपास अपना और विस्तार करें। तो इसमें फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। इन्होंने कहा कि भाई हमें ये सूबे भी दिए जाएं, गुजरात और मालवा के। ध्यान, ये जो फैक्ट्स हैं आप इन्हें या तो नोट कर लें या अंडरलाइन कर लें अपनी बुक में भी पेंसिल से। जोधपुर के राजा जो थे वो थे अजीत सिंह, इनको गुजरात की सूबेदारी, और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण भी कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश भी की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया, यानी आसपास के क्षेत्रों को भी कब्जा इन्होंने करने लगे। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी भी दे दी गई। 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। तो अब मराठे भी इनके सामने आ खड़े हुए। ठीक है, तो इनकी इस तरह की गुलामी थी। यहाँ देखिए, ये चित्र है पेज नंबर 147 पर। कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनाए। ये देखिए किला है ये, जो सत्ता का केंद्र बने रहे। व्यापक किलेबंदी के साथ इन्होंने इन भव्य संरचनाओं को नगर, महलें, मंदिर, व्यापारिक केंद्र, जल संग्रहण संरचनाएं और अन्य इमारतें होती थी। चित्तौड़गढ़ किले में तालाब, कुंडी, कुएं, बावली जैसे कई जल निकाय भी थे। तो किले अक्सर ये
अपने उस शहर की सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। यहाँ तोपखाने वगैरह रखे जाते थे। तो इससे शहर की सुरक्षा भी होती थी और ये प्रशासनिक केंद्र भी होते थे। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि राजस्थान में पानी की इतनी कमी है, तो वहाँ बावलियाँ और कुएँ जिन्हें कुंडी कहते हैं, तालाब वगैरह भी इसके आस-पास इर्द-गिर्द बनाए जाते थे। जयपुर के राजा जयसिंह, ये देखिए एक किला और है नीचे। तो इनका वृत्तांत हम पढ़ते हैं कि 1732 के एक फ़ारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का क्या वर्णन किया गया है। राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे। 5-6 वर्ष के लिए मालवा के रहे। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना, भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। तो देखिए, ये जो किले होते थे थोड़ी ऊंचाई पर बनाए जाते थे, जिससे वो पूरे शहर की निगरानी कर सकें और कभी अगर युद्ध का समय हो तो यहाँ से युद्ध भी किया जाता था। और ये एक चित्र है जयपुर का जंतर मंतर। अम्बेर के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण हैं। तो जंतर मंतर क्या है? खगोलीय वेधशाला। ठीक है। मेहरानगढ़ का किला है जोधपुर में, जो अभी आपने यहाँ इधर देखा, ये ब्लैक एंड व्हाइट में। तो अभी है सिख, मराठा और जाट। इनकी क्या कहानी है, हम इसके भाग 3 में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।